तो वंस अगेन अ वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडीज विद ट्विंकल शर्मा। जैसे कि आपको पता है हम लोग अपना सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे 2023-24 बैच का। ठीक है, तो पार्ट 1 था जिसमें मैंने आपको सारे एमसीक्यूज के सॉल्यूशन दिए थे विद द रीजन कि आपने वो जो आंसर सेलेक्ट किया क्यों किया। तो आज जो हमने करना था पार्ट में हमने मेन क्वेश्चंस पे आना था। आपको पता है कि केस स्टडी तो आएंगी ही आएंगी। ठीक है, तो 21st क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 20 तक हमने अपना पूरा कंप्लीट कर लिया था इसको। सो 20 की जो केस स्टडी थी वहां पे मैंने आपको बोला था इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपका था स्ट्रैटेजी। ठीक है, 20th क्वेश्चन का आपका राइट आंसर स्ट्रेटेजी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके आपको फीचर्स बताने हैं। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट में मैंने आपको पहले ही बोल रखा था एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके पास। ठीक है, या तो बिजनेस एनवायरनमेंट से आएगा कि उसके फीचर्स बता दो, या तो उसके डायमेंशंस आ जाएंगे। ठीक है, या फिर इनका एक और टॉपिक है डिमोनेटाइजेशन, उस पर क्वेश्चन आ जाएगा। तो जो इजी वाला क्वेश्चन है चलो हम वो पिक कर लेते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, आपको पता है बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। उसके बाद उनके फीचर्स देख लो। पहला आपका फीचर आता है टोटालिटी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। बिजनेस फोर्स में क्या होता है, सॉरी, जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें क्या होता है, सम टोटल होता है सारे फोर्स का, मतलब सब जो भी इन्वायरमेंट में आता है, इंटरनल फोर्स हो गया, एक्सटर्नल फोर्स हो गया, सब बिजनेस एनवायरनमेंट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आप बोलते हो कि स्पेसिफिक और जनरल फोर्स होते हैं। स्पेसिफिक फोर्स कौन सा होता है, कह रहे वो फोर्स जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं आपके बिजनेस को। और जनरल फोर्स कौन सा होता है, जिसमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल वो चीजें अफेक्ट करते हैं आपके बिजनेस को। थर्ड आप बोलते हो इंटर रिलेटेडनेस। ठीक है, इंटर रिलेटेडनेस मीन्स ऑल द फोर्स फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेट। कह रहे जितने भी फोर्स फैक्टर है ना वो आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, तभी आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट बोलते डायनामिक है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे कस्टमर का जो टेस्ट है वो चेंज होता है तो बिजनेस में भी हमें चेंज करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बोलते हो अनसर्टेनिटी, मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अनप्रिडिक्टेबल है। अगर आपको पता थोड़ी था कि कोविड आ जाएगा बट स्टिल कोविड आया ना, तो वो क्या था, अनसर्टेनिटी थी, आपको पता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 22 क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, ये भी केस स्टडी है। आपको क्या करना है, डोंट रीड द केस स्टडी फर्स्ट। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया, उन्होंने बोला आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 2 फैक्टर्स जो आपके अफेक्ट करेंगे फिक्स्ड कैपिटल को। ठीक है, जो ऊपर केस स्टडी दे रखी है उसके भी हाफ पे। पहले केस स्टडी देख लो। कनव आफ्टर पासिंग आउट ऑफ द कॉलेज, अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद विद स्पेशलाइजेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी was determined to start a solar power प्लांट। ठीक है, कि जब उसकी कंप्लीट हुई उसकी स्पेशलाइजेशन में, तो उसने क्या करा, अपना एक सेटअप करा। द वेंचर रिक्वायर्ड द हेवियर इन्वेस्टमेंट, मतलब जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा था उसमें ज्यादा पैसा चाहिए था प्लांट और मशीनरी को सेटअप करने में, एंड लेस ऑन द मैनुअल लेबर, और जो लेबर थी उस पर कम पैसा चाहिए था। कनव इन्वेस्टेड इन द लेटेस्ट सोलर पैनल टेक्नोलॉजी। जो कनव था वो लेटेस्ट सोलर टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना चाहता था, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो भी उसका परचेजिंग का था सब कुछ। डिस्पाइट द हाई रिस्क, कह रहे हाई रिस्क के बावजूद भी एंड सस्टेनेंशियल इन्वेस्टमेंट, कनव बिजनेस हैड गुड एक्सपेंशन पॉसिबिलिटीज। कह रहे इतना इन्वेस्टमेंट का रिस्क होने के बावजूद भी जो उसका बिजनेस है वो एक्सपैंड हो रहा था, अच्छा चल रहा था। द वर्ल्ड वॉज इंक्रीजिंग मूविंग टूवर्ड द क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन एंड देयर वाज अ ग्रोइंग डिमांड, और इसकी जो डिमांड थी वो भी इंक्रीज हो रही थी फॉर सस्टेनेबल पावर सोर्स। सो कनव ने डिसाइड किया कि वो एक हाई कैपेसिटी टू मीट द एंटिसिपेटेड डिमांड क्विकली, जो डिमांड बढ़ रही है ना वो उसको कंप्लीट करेगा जल्दी से जल्दी। दिस एंटाइटल्ड फर्दर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट विद कनव वाज एबल टू अरेंज। अब उसको पैसा चाहिए, फिक्स कैपिटल चाहिए काम करने के लिए। एज द ईयर पास, जैसे ही साल बीत रहे थे, सोलर पावर प्लांट डिड वेरी वेल, जो उसका काम था वो बहुत अच्छा चल रहा था। एंड प्लेड अ pivotal role in the city ट्रांजिशन टूवर्ड अ ग्रीनर एंड द मूव सोसाइटल फ्यूचर। मतलब उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था और उसको आगे एक्सपेंशन की भी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कौन से वो जो 2 फैक्टर होंगे जो अफेक्ट करते हैं आपके फिक्स कैपिटल को। ठीक है, वो 2 कौन से थे, उन्होंने बोला जो कनव का जो बिजनेस है रिन्यूएबल एनर्जी का, उसको हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि मशीनरी इन सब चीजों के लिए। तो उन्होंने बोला क्या, इन्होंने अब क्या हमें नेचर बताया, उन्होंने सबसे पहले हमें बोला कि स्केल ऑफ ऑपरेशन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड, की उसकी जो डिमांड बढ़ रही थी अकॉर्डिंग टू दैट उसको अपनी डिमांड पूरी करने के लिए फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 23 क्वेश्चन में भी देखो, पहले केस स्टडी पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उन्होंने बोला आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ट्रेनिंग। पहले तो ये देखो ट्रेनिंग के मेथड कितने होते हैं, आपको पता है 2 मेथड होते हैं, एक होता है आपका ऑन जॉब होता है और एक आपका ऑफ जॉब होता है। ठीक है, जो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है उसमें कैसे ट्रेनिंग देते हैं और ऑफ जॉब में कैसे देते हैं। तो इन्होंने बोला अ री ओन्ड कार कंपनी नेम्ड बीबी मोटर्स, कि एक कंपनी है उसका नाम बीबी मोटर्स है और उसको जाना जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग द हाई परफॉर्मेंस कार, की जो बहुत ही अच्छी कार बनाती है। टू अचीव दिस दे इम्प्लीमेंटेड अ यूनिक अप्रोच फॉर ट्रेनिंग। इन्होंने बोला दे वर कमिटेड टू इंश्योर दैट इट एम्प्लॉय हैड द स्किल्स। कह रहे जो कंपनी है, ठीक है, वो अच्छा प्रोडक्ट तभी बनाती है जब उसके एम्प्लॉय अच्छा काम करते हैं। तो वो कहता है कि वो चाहता है कि उसके जो एम्प्लॉयज हैं उनके स्किल्स नॉलेज इंप्रूव होनी चाहिए टू बिल्ड दीज इनोवेटिव हाई परफॉर्मेंस कार। और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव दे इम्प्लीमेंटेड अ यूनिक अप्रोच फॉर ट्रेनिंग। उन्होंने बहुत ही यूनिक टेक्निक यूज करी। द कंपनी ट्रांसफॉर्म्ड अ सेक्शन ऑफ इट्स फैक्ट्री इनटू व्हाट दे कॉल्ड अ लर्निंग फ्लोर। कह रहे उन्होंने ना एक स्टार्ट करा ऐसा उनको सिखाने का तरीका जहां से वो बहुत ही इजीली लर्न कर सकते हैं। ठीक है, actual work environment was created by allotting specialized space। कह रहे स्पेशल एक ऐसे environment क्रिएट करा जाएगा जिसकी हेल्प से क्या करेंगे, वो अपना काम अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वो बोल रही हैं द स्पेस वॉज इक्विप्ड विद द रेंज ऑफ कार कंपोनेंट, जहां पे कार के कंपोनेंट्स होंगे, टूल्स होंगे, सब कुछ प्रोवाइड होगा। तो अब उन्होंने बोला कि कौन सा ट्रेनिंग का मेथड है। अगर आपको याद होगा आपने ऑन जॉब ऑफ जॉब ट्रेनिंग पढ़ा है, तो वहां पे आपने एक वेस्टिब्यूल नेम पढ़ा होगा। ठीक है, जो वेस्टिब्यूल है, अब जो इसका आंसर आपका क्या निकल के आया, वेस्टिब्यूल। आपने ट्रेनिंग में पढ़ा था 2 टाइप की होती है, ऑन जॉब ऑफ जॉब, जहां पे आपने ये चीज सीखा था ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करा जाता है जहां पे हम डमी का यूज करते हैं। ठीक है, डमी का यूज किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे सके ताकि वो अपना काम अच्छे से इंप्रूव कर सके। ठीक है, तो इसका मैंने आपको आंसर तो बता दिया कि वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है। ठीक है, अब उसको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट आपके पास आता है कि स्टेट एनी 3 प्रोस्पेक्टिव फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपको याद होगा जब मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे तो वहां पे मैंने आपको स्पेशली बोला था कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, एक तो सेबी से आता है, करेक्ट। दूसरा जो क्वेश्चन आपके पास आता है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट पे भी आपके पास क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन दे ही रखा है डिफरेंस बिटवीन द मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। पहले तो आपको पता होना चाहिए मनी मार्केट किससे रिलेट करती है, मनी से रिलेट करती है। कैपिटल मार्केट क्या होता है, कह रहे जहां पे जो शेयर्स होते हैं ना वो सेकेंडरी टाइम में एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, अब जो आपकी कैपिटल मार्केट होती है वो एक प्राइमरी मार्केट होती है, एक सेकेंडरी मार्केट होती है। जो सेकेंडरी मार्केट होती है वहां पे क्या होता है, आपके रिसोर्स बाय और सेल होते हैं, और जो फर्स्ट टाइम जब वो सेल होते हैं वो प्राइमरी होती है। मनी मार्केट में आपका जो पैसा है वो हाई लेवल पे लगता है, लेकिन कैपिटल मार्केट में पैसा आप थोड़ा भी लगा सकते हो। ठीक है, इसके इंस्ट्रूमेंट्स की भी अगर मैं आपसे बात कर लूं तो मनी मार्केट है, यहाँ पे आपके ट्रेड बिल्स हो गए, कमर्शियल पेपर हो गए, ये सब आता है। और जो हमारी कैपिटल मार्केट है यहाँ पे क्या आता है, हमारा इक्विटी हो गए, शेयर्स हो गए, ये सब आता है। करेक्ट। अब नेक्स्ट केस स्टडी देखो, अब कहोगे मैम ये देखो कितनी बड़ी केस स्टडी है ना, इसको सॉल्व करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस डिस्कस्ड अबव टिल द वेरिफिकेशन स्टेज। आपको यहाँ पे ना प्रोसेस ढूंढना है कि कौन सा प्रोसेस फॉलो हुआ। ठीक है, Verfab was in a garment manufacturing company known for its high quality fashionable cloth। ठीक है, एक कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग की, वो क्या करती है, गारमेंट्स प्रोड्यूस करती है। उन्होंने बोला कि उसकी जो क्लोथ है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। दे हैड बीन इन द फैशनेबल क्लोथिंग बिजनेस फ्रॉम द लास्ट 23 ईयर्स, 23 साल से उनका बिजनेस चल रहा है। द कंपनी वॉज अर्निंग इनफ प्रॉफिट, जो कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है और डिमांड भी उसकी बहुत ज्यादा है। The company was expanding and needed to hire the new talent to meet the growing demand। कह रहे जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है तो हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉयज भी अच्छे चाहिए। दे फॉलो द कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। अब वो ना एक प्रोसेस फॉलो करेंगे। ठीक है, अब देखो यहीं से हमें पता चल गया कि जो हमारा स्टाफिंग वाला चैप्टर है ना वहां से क्वेश्चन आया, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि इनको स्टाफ चाहिए। ठीक है, न्यू टैलेंट चाहिए। न्यू टैलेंट कहाँ से आएगा, जब आप किसी को बुलाओगे, ठीक है, सिलेक्शन करोगे उसका। तो अब स्टाफिंग में भी आपको याद होगा तो आपने प्रोसेस में क्या पढ़ा था, एक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस था, एक आपका सिलेक्शन का प्रोसेस था।
ठीक है, तो अब यहाँ से प्रोसेस पढ़ना शुरू करते हैं। कह रहे हैं द प्रोसेस बिगिन विद द फर्स्ट राउंड। जो आपका प्रोसेस है ना, फर्स्ट राउंड से शुरू होता है, जहां पे आप एप्लीकेशंस ढूंढते हो। पहली चीज अगर आपको पता होगा तो आपको आंसर यहीं से ही मिल जाएगा कि आपने एप्लीकेशन ढूंढी है। एप्लीकेशन कहाँ पे ढूंढते हो? सिलेक्शन का प्रोसेस आता है, जिसमें आप सबसे पहले ही क्या बोलते हो? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, जहां पे जो आपके पास सीवीज आए होते हैं उनमें से आपको बेस्ट सीवी सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो पहला तो आपको यहीं पे ही पता चल गया। पहला आपको क्या पता चला? सिलेक्शन का प्रोसेस है, उसमें ये पता चल गया कि आपका यहाँ पे क्या आ रहा है? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग आ रही है। उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं, इट एलिमिनेट द अनक्वालिफाइड। जो क्वालिफाइड नहीं है उनको वो हटा देंगे, जो उनको लगता है सही है कैंडिडेट्स उनको शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। और जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट है वर देन आस्क्ड टू टेक अ सीरीज ऑफ द टेस्ट। उनका जो टेस्ट होता है, अगर आपको याद हो तो आपने कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट पढ़े थे। आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट होता है, इंटरेस्ट टेस्ट होता है। तो वो टेस्ट वाली बात भी कर दी इन्होंने। ठीक है, जो आपके प्रोसेस में सेकेंड स्टेप टेस्ट का आता है वो ये रहा। फिर उन्होंने बोला 15 कैंडिडेट हु परफॉर्म्ड वेल, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा उनको इनवाइट किया गया एक डीप कन्वर्सेशन के लिए, जहां पे क्या होता है, आपका एचआर बैठा होता है प्लस आपका डिपार्टमेंटल हेड भी होता है। ठीक है, जो वो इंटरव्यू होता है उसको हम एम्प्लॉय इंटरव्यू बोलते हैं। ठीक है, आपके प्रोसेस का थर्ड आपको भी मिल गया। क्या हो गया इसका टाइटल? एम्प्लॉय इंटरव्यू। सिंस दीज कैंडिडेट्स हैड क्लियर्ड ऑल द अबव स्टेप्स, कह रहे जो आपका इंटरव्यू रहता उसने फर्स्ट 3 जो स्टेप्स थे वो फॉलो कर लिए। अब वर्कवेब कंडक्टेड वेरिफिकेशन, अब उनकी वेरिफिकेशन हो रही है। ठीक है, आपको पता है कि उनका बैकग्राउंड चेक किया जाता है ना? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पे स्टेप आ गया फोर्थ, जहां पे उन्होंने बैकग्राउंड चेक करा। देयरफॉर डिसीजन वाज मेड टू चूज 8 कैंडिडेट हु वर द बेस्ट, और जो बेस्ट होगा उन्होंने उसको सेलेक्ट कर लिया। तो अभी देखो केस स्टडी पढ़ते पढ़ते आपको पता भी चल गया कि प्रोसेस किसका था? सिलेक्शन का था। फर्स्ट आपने यहीं से ढूंढ लिया, उसका राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड में क्या करते हैं? सीवी सेलेक्ट करते, तो वो आपकी प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गई। सेकंड में आपको पता चला कि टेस्ट होता है, जो सीरीज होती है टेस्ट की, जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, वो सब आ गए। थर्ड में आपने बोला जो सिलेक्ट हुए उनका एक डीप कन्वर्सेशन है। जो डीप कन्वर्सेशन होती है उसकी वो क्या है? आपका एम्प्लॉय इंटरव्यू हो गया। फिर उसके बाद जो वेरिफिकेशन है उसको आप क्या बोलते हो? रेफरेंस एंड द बैकग्राउंड चेक। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है कि स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट के 4 फीचर्स बताने। सबसे इजी क्वेश्चन, आपकी बुक का सबसे पहला टॉपिक और सबसे इजी। ठीक है, अभी ये आपको मैं बता देती हूँ इसमें क्या लिखना है। सेकंड, इसमें चॉइस में क्वेश्चन दे रखा है टॉप लेवल मैनेजमेंट। अगर आपको याद होगा कि आपने मैनेजमेंट के लेवल पढ़े थे, एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल, एक होता है लोअर लेवल। ठीक है, टॉप लेवल में कौन आता है? आपके सीईओ हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, ठीक है, आपके मैनेजर हो गया, जनरल मैनेजर, नॉट प्रोडक्ट मैनेजर, सेल्स मैनेजर, नो, जनरल मैनेजर। ठीक है, ये सारे जो हैं ये सारे आपके टॉप लेवल में आते हैं। अब उनका काम क्या है? आपको 4 फंक्शंस लिखने हैं अब उसके। तो पहले एक बार मैनेजमेंट देख लो। वेस्टिब्यूल बता दिया, सिलेक्शन का प्रोसेस आपको 25th का आंसर बता दिया। नेक्स्ट आपको मैनेजमेंट के फीचर्स की बात करी थी, तो मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं? डायनामिक है भाई। ठीक है, चेंज होता रहता है। कह रहे गोल ओरिएंटेड, इट हेल्प्स यू आउट टू अचीव योर गोल, एंड यू आर सेइंग इट इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मींस इट इज एप्लीकेबल एट ऑल द लेवल। ठीक है, फिर आप बोलते हो ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट किसी एक का काम तो है नहीं, सारे मिलके करते हैं। परवेसिव है, इट इज एप्लीकेबल एट द ऑल लेवल। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डेलीगेशन एंड द डिसेंट्रलाइजेशन। आपको इसके बारे में मैंने बहुत बार एक्सप्लेन भी कर रखा है कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, एक है आपका डेलीगेशन, आपको एक स्टोरी से बता देती हूँ दोबारा से। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अब देखो, एक है कि ना मेरी प्रिंसिपल है, वो कहीं बाहर जा रही हैं, तो उनको है कि उनकी सीट कोई संभाल ले। तो वो क्या करती हैं, थोड़े टाइम के लिए जो वाइस प्रिंसिपल होती हैं उनको अपनी सारी ड्यूटीज दे के जाती हैं। कहती है भाई मैं जितने दिन नहीं आऊंगी तुम्हें ना काम संभालना। ठीक है, तो इसने क्या करा, जब पावर 2 लोगों के हाथ में शेयर हुई, जब पावर आपकी 2 लोगों के हाथ में शेयर होती है उसको डेलीगेशन बोलते हैं, जो सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए दिया। ठीक है, उसने बोला ना कि मैं 1 वीक तक नहीं आऊंगी। ठीक है, 1 वीक तक आपको संभालना है, तो मतलब शॉर्ट पीरियड हो गया। ठीक है, जब शॉर्ट पीरियड के लिए जब आप पावर भी दे देते हो किसी को, प्लस साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहे हो, ठीक है, प्लस वो रिस्पॉन्सिबल भी है, मतलब अकाउंटेबल भी है, तो ये आपका डेलीगेशन होता है, जहां पे जो आपकी पावर्स हैं वो सिर्फ 2 हैंड्स में ही शेयर होती है एंड फॉर द फ्यू डेज। वही हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है, जब पावर आपकी बहुत सारे हाथ में डिवाइड होती है।
ठीक है, जब हम अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बहुत सारे लेवल पे, और ये कुछ दिन के लिए नहीं होता है ना, जो आप पावर बार बार बांट रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, थोड़े दिन के लिए नहीं होता, ये परमानेंट होता है और ये स्टार्टिंग से डिसाइड होता है। ठीक है, इसका जो आपका स्कोप है, एक वाइडर होता है, एक नैरो होता है, तो आपको बताना है कि वाइडर कौन सा और नैरो कौन सा है, तो यहीं से आपका डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन का डिफरेंस भी निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट आता है कि आपके पास आपको एक्सप्लेन करना है वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहीं पे दे रखे कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो आपको इसके लिए मैंने वीडियो दे ही रखी है वर्किंग कैपिटल के बारे में, जहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। कह रहे वो कैपिटल जो हम काम करने के टाइम पे यूज करते हैं वो। ठीक है, और कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बता रखा है आपको, तो ये आपका क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आप वीडियो से भी देख सकते हो। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 29, इसमें पहले तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, द अबव केस हाईलाइटेड एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट के बारे में तो हमने सब पढ़ लिया, हमें मैनेजमेंट के फंक्शंस भी पता है, तो एक बार अपने माइंड में रिमाइंड कर लेना कि आपके मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर उसके बाद केस स्टडी अब हम रीड करते हैं। तो इन्होंने बोला मैनेजमेंट का फंक्शन देखो क्या होता है। पहले मैनेजमेंट के फंक्शन में क्या आता है, प्लानिंग आता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आपको इन सब के मीनिंग तो पता ही होंगे। ठीक है, अब आपको ये पता है कि ये आपके फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के। अब इन फंक्शंस के बिहाफ पे हमें सॉल्व करनी है। कह रहे पीयूष इज द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ द शू कंपनी। पीयूष है एक प्रोडक्शन मैनेजर, एक कंपनी है उसका प्रोडक्शन मैनेजर है। He has 1000 workers under him. उसके अंदर 1000 वर्कर काम करते हैं। पीयूष बुकड अ स्पेशल ऑर्डर। पीयूष को एक ऑर्डर मिलता है 300 पेयर जैंट शूज बनाने उसको, एट द प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ 500 पे बनाने, प्लस उसका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो। दिस ऑर्डर इज टू बी कंप्लीटेड विद इन द 10 days। 10 दिन के अंदर उसको ये ऑर्डर कंप्लीट करना है। जब वो ऑर्डर कंप्लीट करता है तो पीयूष को ये चीज पता चलती है, जो कॉस्ट है एक पेयर शूज की 500 बनती है, तो वो उसको बनाना कितने पे था, 500 पे, बट वो उसका प्रोडक्ट रेडी कितने पे हुआ, 700 पे। तो वो ढूंढने की कोशिश करता है कि ऐसा क्या रीजन था कि उसका 500 पे प्रोडक्ट नहीं बना। ही रिपोर्टेड इट टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसने अपने ऑफिसर को भी बताया कि सर ऐसे था, 500 पे बनाना था, 700 पे मेरा प्रोडक्ट बना। फॉर दिस द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंटेड अभय। तो जो आपके ऑफिसर है उन्होंने क्या करा, एक पर्सन को हायर करा जिसका नाम अभय था। who was not only the specialized cost accountant, जो सिर्फ एक स्पेशलाइज्ड कोस्ट अकाउंटेंट नहीं था, बट वो एक क्वालिफाइड एचआर भी था, जिसको ह्यूमन रिसोर्स की भी नॉलेज थी। 2 साल बाद जो अबे था वो देखता है, द अबे रिपोर्टेड दैट द सेट टारगेट कुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय ओनली 800 वर्कर्स। कह रहे कि जो ये टारगेट था 800 वर्कर्स ने किया, और इससे ये पता चला कि देयर वर अ ओवर मैनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं। द ऑर्गेनाइजेशन वॉज नॉट यूटिलाइज द ह्यूमन रिसोर्स। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कम लोगों से ज्यादा काम नहीं ले रही है, विच हैज टू लीड टू हाई लेबर कोस्ट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो लेबर कोस्ट है वो हाई आ रही है। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन आपका मैनेजमेंट का बताया गया। तो देखो अब इन सबसे आपको क्या पता चला, अभेदा उसने क्या करा, पूरा एनालाइज करा, प्रॉब्लम ढूंढी, सॉल्यूशन निकाला। तो इट मींस आपका प्लानिंग तो आएगा नहीं, कुछ सोच तो रही नहीं हो, इकट्ठा नहीं कर रहे, स्टाफ की बात नहीं कर रहे, आप किसी को कमांड नहीं दे रहे, आप क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। ठीक है, एनालाइजिंग आप कहाँ करते हो, कंट्रोलिंग में करते हो। ठीक है, आपको पता है कंट्रोलिंग में एनालाइजिंग होती है। तो उन्होंने क्या बोला था, सबसे पहले क्वेश्चन आइडेंटिफाइंग द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपको पता चल गया कौन सा फंक्शन आ गया मैनेजमेंट का, दैट इज द कंट्रोलिंग। फिर कह रहे उसके 3 इंपॉर्टेंस बता दो। अब आपको ये पता चल गया कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग के फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस देख लो। इंपॉर्टेंस में उन्होंने क्या बोला, हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, जो आपके हेल्प करे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में। नेक्स्ट बोल रहे यूज ऑफ द रिसोर्सेज, की अच्छे से रिसोर्सेज यूज नहीं कर रहे थे, आपको रिसोर्स यूज करने हैं। एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है काम करने के लिए। ठीक है, तो ये तो आपकी कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस हो गई। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30। अब फिर केस स्टडी है भाई, केस स्टडी पहले रीड नहीं करनी है, फर्स्ट वी रीड द क्वेश्चन। उन्होंने बोला विच ग्रेवियांस रिड्रेसल एजेंसी हैड अनुज अप्रोच। अनुज को कौन सी ग्रेवियांस रिड्रेसल पे जाना चाहिए। अब आप बोलोगे मैम ये ग्रेवियांस रिड्रेसल क्या होता है,
आपको याद होगा तो आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था, नेशनल इनकम हो गई, सॉरी नेशन कमीशन हो गई, डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो गई, मतलब कोर्ट की बात करते हो ना कि जो कंज्यूमर है वो कहाँ जाके कंप्लेंट करता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करता है, स्टेट लेवल पे करता है, कौन से लेवल पे कंप्लेंट करता है। कह रहे अनुज आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च पेड एसएस डेवलपर एन एडवांस ऑफ 2 करोड़। एक पर्सन था अनुज, ठीक है, उसने रिसर्च के लिए ना अमाउंट पे कर दिए एसएस डीलर्स को एडवांस में 2 करोड़ टू बिल्ड अ लविश हाउस, की उसके लिए बढ़िया सा घर बना दे। दे प्रॉमिस टू डिलीवर द प्रॉपर्टी विद इन 18 मंथ, और उसको प्रॉमिस किया गया था कि 18 महीने के बाद आपको आपका घर मिल जाएगा। एट द एंड ऑफ 18 मंथ अनुज आज फॉर द डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी। जैसे ही 18 मंथ कंप्लीट होते हैं तो अनुज जाता है उस डेवलपर के पास कि भाई मेरी प्रॉपर्टी अब मुझे दे दो, 18 मंथ हो गए। तो ठीक है, क्या होता है, जो प्रॉपर्टी डीलर होता है वो क्या करता है, जो डेवलपर होता है वो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देता। तो अनुज को रियलाइज होता है कि भाई ये तो मेरे को दे नहीं रहा। अनुज रियलाइजेस दिस एसएस डेवलपर वाज नॉट इन द पोजीशन टू हैंड ओवर द प्रॉपर्टी टू हिम। तो अनुज को लगता है कि भाई ये देने की अभी हालत में नहीं है। अनुज आज फॉर रिफंड, अनुज कहता है चल भाई ठीक है, बट तू मेरे पैसे मुझे वापस कर दे विद इंटरेस्ट, विच एसएस डेवलपर रिफ्यूज। जो डेवलपर होता है वो मना कर देता है, भाई मैं पैसे नहीं देता। तो अब अनुज को कौन से कंज्यूमर कोर्ट में जाके कंप्लेंट करनी चाहिए? आपको पता है एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन होती है, एक होती है स्टेट कमीशन। ठीक है, अब स्टेट कमीशन में आपका कितना लॉस आता है? कह रहे 1 करोड़ से जो ऊपर लॉस जाता है वो हमारा स्टेट कमीशन में जाता है। इट मीन्स जो आपका अनुज है वो कहां पे जाके रिपोर्ट करेगा? स्टेट कमीशन में। ठीक है, अनुज आपका कंप्लेंट कर रहा है स्टेट कमीशन में। अब कह रहे कोई 3 रिलीफ बताओ अनुज को जो मिलने चाहिए। कह रहे टू रिफंड द प्राइस पेड। अब पहला उसको क्या मिलना चाहिए? आपने यहीं पे बोला ना कि वो रिफंड करने के लिए मना कर रहा है, तो सबसे पहले उसको अनुज को जो रिलीफ मिलना चाहिए वो ये मिलना चाहिए कि जो उसने पैसा लगाया उसको वो सारा रिफंड मिले, प्लस उसके साथ इंटरेस्ट मिले। ठीक है, जो उसका नुकसान हुआ है उसका वो भी कंप्लीट होना चाहिए। तो ये फीचर्स आप लोग लिख सकते हो। आपको मेन केस स्टडी फाइंड आउट करनी थी, जो आपको पता चल गया कि वो रिपोर्ट कहाँ पे कर सकता है? स्टेट कमीशन में। करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपके पास एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब देखो प्रिंसिपल से क्वेश्चन नहीं आया, बट क्वेश्चन कहाँ से आ गया? साइंटिफिक मैनेजमेंट से। साइंटिफिक मैनेजमेंट की आपने टेक्निक्स पढ़ी थी, ठीक है, फंक्शनल फॉरमैनशिप था, टाइम स्टडी थी, मेथड स्टडी थी, ठीक है, डिफरेंट पीस वेज सिस्टम था। तो अब इसमें क्या होता है? अब टाइम स्टडी क्या होती है? कह रहे वो स्टडी जहाँ पे हम टाइम के बारे में पढ़ते हैं कि जो मेरा काम है कितने टाइम में कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। आपको यहाँ पे ये सिखाया जाता है साइंटिफिक वे में। आपको कहते हैं कि एक एम्प्लॉय है, ठीक है, आप उसको ये मत बोलो कि भाई आज की तुम्हारा जो वेजेस रेट है वो इतना सेट है। आप बोलो कि अगर तुम 10 प्रोडक्ट बनाते हो तो जो तुम्हारा वेजेस रेट है वो तुम्हें मिलेगा, लाइक कि पर डे आपका 500 है वो तो मैं दे रही हूँ। लेकिन अगर आप 50 प्रोडक्ट्स और बना देते हो, या फिर मैं बोलूँ 5 प्रोडक्ट्स और बना देते हो, तो पर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको 10 रुपए दूंगी। ठीक है, 10 रुपए दूंगी तो मतलब 50 रुपीज आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। इट मीन्स अगर आपने 15 प्रोडक्ट्स बना दिए तो टोटल मैं आपको 550 रुपीज पर डे दूंगी। और अगर आपने टारगेट अचीव नहीं किया, अगर आपने 10 प्रोडक्ट भी नहीं बनाए ना, तो मैं आपको जो 500 दे रही हूँ वो भी आपको प्रोवाइड नहीं करूंगी। ठीक है, तो ये आपको बोलते हैं कि हर का जो वेज रेट है आपको डिफरेंट डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, जिससे क्या होता है जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं वो मोटिवेट होते हैं काम करने में। करेक्ट। नेक्स्ट आता है उसके बाद मोशन स्टडी। आपको अगर याद हो थोड़ा बहुत 10th में आपने मोशन पढ़ा था। मोशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट मतलब प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव कितना टाइम लगाता है। इसमें आपको ये बोला जाता है कि कितना टाइम आप प्रोडक्ट को बनाने में लगा रहे हो और कितना टाइम आप लोग उस प्रोडक्ट को इधर से मूव करने में लगाते हो। ठीक है, वो आपकी मोशन स्टडी होती है। फिर उसके बाद उन्होंने फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिए। अब जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसके फीचर्स बता दो। जनरल गाइडलाइंस क्या होती हैं? ठीक है, मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस।
जो आप प्रोवाइड करते हो, ठीक है। मेनली बिहेवियरल क्या है उसका, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिसेस और एक्सपेरिमेंट, मतलब ये आपको फीचर्स तो दे रखे हैं बट आपको क्या करना है, इनको जस्ट एक्सप्लेन करना है। तो यही था आज की वीडियो में, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बहुत अच्छे से पेपर करना, और एक बार पीवाई क्यू जो है आपके प्लीज चेक कर लेना, जिससे क्या होगा, आपकी एक रिवीजन हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि जो आपका पेपर है वो किस तरह से आता है। थैंक